आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने आगामी राज्य जनगणना को लेकर कुछ ऐसे सख्त और तत्काल आदेश जारी किए हैं जिनका सीधा असर हमारी शिक्षा व्यवस्था और खासकर शिक्षकों की रोजमर्रा के दिनचर्या पर पड़ने वाला है। आज हम उन दो नए आधिकारिक नोटिफिकेशंस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो अभी अभी सामने आए हैं। देखिए, ये कोई रूटीन अपडेट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव है जिसने अचानक से पूरी प्राथमिकता ही बदल कर रख दी है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर स्कूल के नियमित पढ़ाई लिखाई वाले माहौल से अचानक ध्यान हटाकर राज्य के इतने बड़े प्रशासनिक काम की तरफ क्यों मुड़ दिया गया है। बिहार जनगणना 2027 की तैयारियों में शिक्षकों का असल रोल क्या होने वाला है, ये एक ऐसा सवाल है जिसने पूरी व्यवस्था में हलचल पैदा कर दी है। प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में उन्हें वास्तव में क्या करना होगा, इसे समझना इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं है। सच कहूं तो अगले कुछ हफ्तों के लिए शिक्षा से कहीं ज्यादा तवज्जो डेटा इकट्ठा करने को मिलने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे बिहार जनगणना 2027 के पहले चरण से, फिर समझेंगे प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की भूमिका, दो प्रमुख सूचनाओं का विश्लेषण करेंगे, उपस्थिति और अवकाश के नियमों को देखेंगे और अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समय सीमाओं पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार जनगणना 2027 के पहले चरण की। ये आधिकारिक तौर पर जनगणना का अनिवार्य पहला चरण है। मकान सूचीकरण और गणना। सरकार ने इसके लिए 2 मई से 31 मई 2026 तक का समय एकदम फिक्स कर दिया है। मतलब लगभग 1 महीने का समय है जहां पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इसी एक काम पर होगा। जरा सोचिए, पूरे राज्य में हर एक मकान तक पहुंचना, उसकी सूची बनाना और सटीक गणना करना, वो भी सिर्फ 1 महीने के भीतर। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये टाइम फ्रेम बहुत अहम है क्योंकि ये साफ कर देता है कि ये अभियान कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर पूरा किया जाना है। सच कहूं तो प्रशासन ने इसमें गलती या देरी की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उन कर्मचारियों की भूमिका जिन पर इस पूरी प्रक्रिया का दारोमदार है। प्रशासन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जितने भी प्रगणक और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उन्हें अपने अपने आवंटित क्षेत्रों में बिल्कुल तय समय पर काम पूरा करना होगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात यह है कि रिजर्व में रखे गए कर्मचारियों को इस अनिवार्य आदेश से बाहर रखा गया है। यानी जिनका नाम सीधे तौर पर लिस्ट में है उन्हें हर हाल में ड्यूटी करनी ही है। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई एक भी नामित कर्मचारी अपने इलाके में समय पर नहीं पहुंचता तो पूरी की पूरी गणना की चेन टूट सकती है। इसलिए किसी भी तरह की ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए अब उन 2 प्रमुख प्रखंड कार्यालय सूचनाओं पर नजर डालते हैं जो 28 अप्रैल 2026 को जारी हुई हैं। और ये तुलना हमें बहुत कुछ बताती है। देखिए, अलग अलग इलाके एक ही अभियान को कैसे संभाल रहे हैं। एक तरफ हमारे पास मधुबनी पश्चिमी चंपारण का नोटिस है। ये थोड़ा सामान्य सा है, जो बस ये कहता है कि आवंटित क्षेत्र में समय पर काम पूरा कर लें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरेराज पूर्वी चंपारण का आदेश देखिए, ये बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ सामान्य निर्देश नहीं देता, बल्कि तकनीकी ज़रूरतों और डेडलाइंस को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। ये साफ दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर चीज़ों को कितनी कड़ाई से लागू किया जा रहा है। अरेराज के निर्देशों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 बहुत ही स्पष्ट चरण हैं। पहला काम यह है कि 30 अप्रैल 2026 तक हर हाल में नजरी नक्शा यानी इलाके का स्केच मैप और चौहद्दी यानी सीमाओं का मिलान करना है। और दूसरा चरण तो और भी सख्त है। 30 अप्रैल को ही दोपहर 3 बजे तक सभी पर्यवेक्षकों को नियंत्रण कक्ष में अपनी रिपोर्ट जमा करनी ही होगी। इतनी सख्त डेडलाइन इसलिए रखी गई है ताकि शाम तक राज्य स्तर पर सारा डेटा इकट्ठा हो सके और अगले चरण का काम बिना किसी रुकावट के शुरू हो जाए। अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका सीधा असर शिक्षकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा, उपस्थिति और छुट्टी के नियम। यहाँ जो सबसे बड़ी और गंभीर बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि स्कूल की सभी नियमित छुट्टियां पूरी तरह से सस्पेंड कर दी गई हैं। और हाँ, ये कोई सुझाव या सलाह नहीं है, बल्कि एक बेहद सख्त आदेश है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो जब तक जनगणना का काम चलेगा, स्कूल अपने स्तर पर कोई भी छुट्टी मंजूर नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि राज्य का ये प्रशासनिक कार्य अब स्कूलों की सामान्य दिनचर्या से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। तो इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? 29 अप्रैल से सभी संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति मार्क ऑन ड्यूटी के रूप में दर्ज की जा रही है। जैसा कि हमने अभी बात की, स्कूल कोई छुट्टी नहीं दे सकता।
लेकिन मान लीजिए कोई बहुत ही आपातकालीन या विशेष परिस्थिति आ जाती है, तो क्या होगा? ऐसे में छुट्टी मिल तो सकती है, लेकिन इसके लिए सीधे चार्ज अधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ की साफ स्वीकृति लेनी होगी। आसान भाषा में कहें तो बिना बीडीओ के हस्ताक्षर के आपकी कोई भी अनुपस्थिति मान्य नहीं होगी। पूरा कंट्रोल अब सीधे प्रशासन के हाथ में है। अंत में आइए इस पूरी कार्य योजना से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समय सीमाओं को एक साथ देख लेते हैं। अब इन सारी बातों को एक टाइमलाइन में रख के देखते हैं। देखिए चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 28 अप्रैल को आधिकारिक नोटिस जारी होते हैं। ठीक अगले दिन 29 अप्रैल से मार्क ऑन ड्यूटी शुरू हो जाती है। उसके अगले ही दिन 30 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक अरेराज के लिए नक्शा और रिपोर्ट जमा करने की कड़ी डेडलाइन आ जाती है। और फिर 2 मई से लेकर 31 मई तक पूरे 1 महीने के लिए पहले चरण का ग्राउंड वर्क शुरू हो जाएगा। ये बैक टू बैक होने वाली घटनाओं की ऐसी सीरीज है जो चीख चीख कर बता रही है कि प्रशासन के पास इस वक्त बर्बाद करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक तरफ स्कूलों के रोजमर्रा के काम लगभग थम से गए हैं और दूसरी तरफ कर्मचारियों को एक बेहद सख्त टाइम बाउंड और तकनीकी काम में झोंक दिया गया है। तो ये पूछना बिल्कुल लाजमी है कि इतनी कम मोहलत और इतने कड़े नियमों के बीच क्या हमारी स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां 2 मई से शुरू होने वाले इस विशाल रोल आउट के लिए जमीन पर वाकई में पूरी तरह तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ ही दिनों में हमें मिल जाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।